नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं पंकज पांडे जी जो रिटेल रिसर्च हेड हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के। बहुत-बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। बाज़ार में आज काफ़ी घबराहट है और उसका सीधा-सीधा कारण जो है शुक्रिया कच्चे राजीव। तेल में बड़ी उछाल आई है। एकदम से सीधे हमें $120 के आसपास का भाव दिख गया ब्रेंट क्रूड में और इसके चलते अगर आप सेंसेक्स को देखें तो वहाँ ज़बरदस्त नुकसान, एक बड़ी गिरावट हमें दिख रही है। इस समय भी लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट है इस समय 2.4% की और अब 77,000 के आसपास ये सेंसेक्स हमें नज़र आ रहा है। अगर निफ्टी को भी देखें, ये भी लगभग वही सवा 2 2.5% के आसपास गिरा हुआ है, 580 पॉइंट के आसपास की कमज़ोरी इस समय चल रही है। काफ़ी बड़ी गिरावट है, हालाँकि अगर आप देखें तो बाकी जो एशिया के अन्य बाज़ार हैं, उनके मुकाबले अगर हम देखें तो अपने आप को शायद हम सोचेंगे कि हम ज़्यादा नहीं गिरे, हम थोड़ा हल्के ही गिरे। क्योंकि अगर आप कॉस्पी में देखें तो वहाँ तो गिरावट लगभग 6% के आसपास की है। यही हाल हमें निक्केई में देखने को मिल रहा है, सवा 5% इस समय नीचे चल रहा है। तो बाकी एशियाई बाज़ारों में हमें अच्छी खासी गिरावट दिख रही है। हम भी गिरे हैं लेकिन थोड़ा कम गिरे हैं। तो कच्चे तेल का असर सब पर है, डर सबको लगता है। यहाँ क्या रणनीति बना रहे हैं इस समय, क्या करना चाहिए बाज़ार में? सो राजीव जी, अगर क्रूड ऑयल $100 के ऊपर रहता तो क्लियरली एक साइन है कि आपका जो सप्लाई ऑयल सप्लाई का डिसरप्शन है वो कुछ समय तक रहने वाला है। एंड इसका अगर मैं कोई पुराना एक कोरिलेशन निकालूं तो हम रशिया यूक्रेन वॉर का के टाइम में देख सकते हैं। उस समय बाजार में जो गिरावट थी करीब 100 करीब 11% की गिरावट थी एंड करीब ये 22-23 वीक ओवरऑल मार्केट डाउनटर्न में था। अगर आप अभी देखें तो प्री वॉर जो सिनेरियो था, उधर से अब निफ्टी में जो करेक्शन है करीब 8% का हो चुका है। क्योंकि पिछले 18-20 महीने में मार्केट ने कुछ खास किया नहीं था। इनफैक्ट जो ट्रेड डील के बाद में एक ऑप्टिमिज्म या रिवाइवल की एक्सपेक्टेशन थी, आई थिंक कहीं ना कहीं वो अभी बैक बर्नर में जा चुकी है। तो यहाँ से मैं गिरावट तो बहुत ज्यादा नहीं देखता हूँ, बिकॉज आपकी जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स थी लास्ट क्वार्टर में काफी बेहतर थी, इनफैक्ट उम्मीद से बेहतर थी। थोड़ा हमने निफ्टी के अर्निंग्स में पॉजिटिव रिविजन भी देखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो ओवरऑल करेक्शन है इंडियन मार्केट्स में रिलेटिवली लेसर होगा, बिकॉज जैसे कि हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कोल है। कोल हर इकोनॉमी को उसी हिसाब से पावर नहीं करता है। इसीलिए अगर आप देखें चाइना मार्केट में थोड़ी गिरावट कम है, बिकॉज वहाँ पे रेन्यूएबल एनर्जी काफी अच्छा है। तो हालांकि वो भी सबसे बड़े इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल के, बट वहाँ पे इम्पैक्ट कम दिखा है। रिलेटिवली मैं ऐसा मानना चाहूंगा, कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया में मार्केट में करेक्शन कम आना चाहिए। तो मैं 10-11% के हिसाब से मैं सोचता हूँ। तो जहां पे मुझे लगता है कि आपको 3 या 4% का एक आपको प्राइस करेक्शन हो सकता है। तो टाइम करेक्शन थोड़ा लंबा चल सकता है, बिकॉज अभी तक ये वॉर पीक पे ही है। अभी तक कुछ डी एस्केलेशन के एफर्ट्स बहुत ज्यादा क्लियरली आए नहीं है। बट मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि आगे जाके, क्योंकि सी मिलिट्री एयर सुप्रीमेसी आपका यूएस एंड इसराइल के पास में है, तो कहीं ना कहीं ये जो इशू है बहुत समय तक लिंगर नहीं कर पाएगा। सो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको यहाँ से 3 या 4% की करेक्शन मिलती है, प्लस थोड़ा टाइम करेक्शन होगा, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है बाय, बिकॉज इंडिया के जितने भी मोस्ट ऑफ द मैक्रोज हैं, चाहे वो अर्निंग ग्रोथ हो चाहे वो इन्फ्लेशन हो, काफी बेटर है एंड काफी कुशन देते हैं। प्लस जो सबसे बड़ी चीज मार्केट जिसका इंतजार कर रहा था, आई थिंक ट्रेड डील लार्जली मेरे हिसाब से हो जाने वाली है, तो बहुत ज्यादा जी। वहां से आपको अनसर्टेनिटी नहीं मिलने वाली है। तो मैं मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा प्राइस एंड टाइम करेक्शन के बाद में इस वीकनेस में इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय रादर देन एग्जिट द मार्केट। जी, आप कह रहे हैं ये खरीदारी का ही अवसर है, बजाय इसके कि आप इस समय डर करके बाज़ार से बाहर निकल जाएँ। तो वैसे में फिर खरीदारी यहीं पे शुरू कर लेनी चाहिए या थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए ये देखने के लिए कि कहीं लड़ाई लंबी ना खींचे, कहीं तेल अभी जो $100 के आस-पास या उसके ऊपर गया है, कहीं वो $150 की ओर ना जाने लगे। ये डर तो अभी र बचा हुआ रहेगा ना? जी बिल्कुल राजीव जी, देखिए टाइम थोड़ा को एक एस्टिमेट करना थोड़ा चैलेंजिंग होगा, बट जैसे मैंने बताया कि आप रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में देखिए, तो करेक्शन का जो ड्यूरेशन था करीब 23 वीक्स था। पर अच्छी चीज ये है कि 3 महीने और 6 महीने के बाद में मार्केट में आपको डबल डिजिट 1925% का रिटर्न मिला था। तो मैं ऐसा मानना चाहूंगा कि जब भी ये करेक्शन या ओवरऑल ये एक्सपेक्टेड नहीं करता हूँ कि बहुत ज्यादा लंबा चलेगा, बिकॉज
वहाँ पे कहीं न कहीं जो आपका पावर इक्वेशन था काफ़ी बैलेंस था, यहाँ पे पावर इक्वेशन उस हिसाब से उतना बैलेंस नहीं है। तो मैं जी, उम्मीद करूँगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, एंड व्हिच इज़ व्हाई थोड़ा इंक्रीमेंटल बाइंग अभी की जा सकती है, बट जैसे मैंने बताया कि आपको 3 से 5% या 3 या 4% का करेक्शन और मिल सकता है। बॉटम पे खरीदना बहुत मुश्किल होता है, तो थोड़ी बाइंग अभी कर सकते हैं, थोड़ी समय के लिए वेट कर सकते हैं, चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाएँगी, तब लिया जा सकता है। बट दिस इज़ नॉट द टाइम टू सॉर्ट ऑफ गेट पैनिक्ड इन द मार्केट। जी। अच्छा, ऐसी स्थितियों में आपके सामने ये भी दुविधा रहती है कि किसी दिन अचानक ट्रम्प साहब ने आकर के बोल दिया हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए, अब हम निकल रहे हैं युद्ध से। उसके बाद फिर अचानक सीधे आपको जो बाज़ार इतना नीचे दिख रहा है वो एकदम से उठ कर के मिलेगा। तो अगर हम बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते रहे तो शायद निचले स्तरों पे खरीदारी का मौका भी ना मिले। जी, बिल्कुल राजीव जी, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि ये जो डील है ये कभी भी हो सकती है। एक एक साइड से आपको डी एस्केलेशन के एफर्ट मिल जाए, एंड मेरे हिसाब से उसका जो प्राइम इंडिकेटर रहेगा वो क्रूड ऑयल रहेगा, बिकॉज क्रूड ऑयल अगर आपका करेक्ट होता है तो लार्जली हमें ऐसा मानना चाहिए कि हमारे लिए जो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंज है वो सिर्फ क्रूड ऑयल की वजह से ही आ सकता है लार्जली। उसके आपके थोड़े सेकंड ऑर्डर इफेक्ट भी आ सकते हैं कि भाई आपका जो फ्रेट कॉस्ट है वो शायद बढ़ा मिले, तो जो भी एक्सपोर्टर्स है उनको एक थोड़ा चैलेंज हो सकता है सिनेरियो में। बट क्रूड ऑयल अगर नीचे आ जाएगा तो मेरे हिसाब से बाकी सारे वेरिएबल्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। वो रिस्क हमेशा रहने वाला है कि आपको ओवरनाइट डेवलपमेंट या वीकेंड ओवर द वीकेंड आपको सुनाई दे कि भाई कुछ डी एस्केलेशन एफर्ट्स हो गए हैं, उसकी वजह से आप आई थिंक इसीलिए आपको थोड़ा अभी भी डालना चाहिए एंड थोड़ा आपको वेट करना चाहिए कि चीजें कैसी पैन आउट होती हैं। हालांकि आई एम ऑल्सो नॉट अ वेरी पॉलिटिकल एक्सपर्ट टू सॉर्ट ऑफ से दैट, बट इट इज वेरी मच पॉसिबल। एंड जैसे मैंने बताया, अगर आप 3 से 6 महीना बने रहते हैं उसके बाद में तो मार्केट मेरे हिसाब से काफी रिजर्वेटिव रहता है। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है उस तरीके के डबल डिजिट काइंड ऑफ गेन। जी, तो अगर खरीदारी इस समय शुरू करनी है तो उसके लिए कहाँ फ़ोकस करेंगे? क्योंकि इस समय तो पूरा बाज़ार ही लाल दिख रहा है। जी बिल्कुल, आई थिंक अगर मैं थोड़ा एक हिंट या क्यूज देखूं फ्रॉम दी एफआई पर्सपेक्टिव, बिकॉज देखिए एफपीआई का पार्टिसिपेशन काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर आप मार्च के महीने में देखें तो करीब 15-16 हजार करोड़ का उन्होंने सेलिंग किया हुआ है, बट अगर आप फरवरी का महीना देखते हैं तो करीब उनका उनका जो नेट बाइंग था करीब 22 हजार करोड़ था, बट जो सबसे बड़ा सेलिंग था वो आईटी सेक्टर में था। अगर आप आईटी सेक्टर का एक अलग वजह से करेक्शन हटा दें तो करीब 40 हजार करोड़ का बाइंग था। जो सबसे बड़ा बाइंग था एफपीआई का वो उन सेक्टर्स में था जिसमें एक कैपिटल गुड्स आता है, मेटल्स आता है, प्लस पावर आता है, एंड बीएफएसआई आता है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर मैं सेक्टर के हिसाब से देखूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब ये रिकवरी आएगा या मार्केट रिवाइवल मोड में आएगा तो कैपिटल गुड्स हो गया, पावर हो गया, मेटल्स हो गया, बीएफएसआई, आई थिंक इन सेक्टर्स में आपको सबसे पहले उछाल मिलेगा। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आप बिल्कुल अक्रॉस सेक्टर देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से सेक्टोरली ये थोड़े बेटर प्लेस हैं। इनफैक्ट जो डोमेस्टिक कमेंट्री वगैरह थी केपेक्स को लेके वो भी थोड़ी बेटर हुई थी, एंड जहां तक मुझे लगता है कि जो भी इस वैल्यू चेन को बेनिफिट करेंगे उन्हीं कंपनीज में बने रहना चाहिए। आईटी भले अभी आपको उस हिसाब से वीकनेस नहीं दिख रही है बिकॉज ऑफ दिस इवेंट, बिकॉज आपका करेंसी डिप्रिशिएट हुआ है, बट आईटी में अभी भी आउटलुक को लेके बहुत क्लैरिटी है नहीं कि आपकी रिकवरी जो है वो पहले 27 में आने वाली थी, अब शायद 28 में आएगी या 28 में आएगी नहीं आएगी, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स में मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा अगर आप पोजिशन बनाए। जी, तो इस समय घरेलू बाज़ार पर ही और घरेलू अर्थव्यवस्था पर ही ज़्यादा भरोसा करना है, निर्यात वाले बाज़ारों पे कम ध्यान रखना है या वहाँ अपनी स्थिति हल्की रखनी है, तो ये नज़रिया है। हाल में इससे पहले हमारी तीसरी तिमाही के जो नतीजे सामने आए, उनका मोटा-मोटा आकलन क्या है? और क्या आज की तारीख में हमें पीछे के उन आंकड़ों पे बहुत ध्यान देना भी चाहिए या अब ये देखना चाहिए कि इस अनिश्चितता के बीच में लड़ाई छिड़ी है तो उसके बीच में फिर अ, चौथी तिमाही कैसी रहेगी? अगर चौथी तिमाही का आउटलुक देखें और उसके लिए हम तीसरी तिमाही का बेस देखें, तो क्या नज़रिया बनता है आपका? तो देखिए ओवरऑल अगर आप अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा सेक्टर में आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी है वो लार्जली डोमेस्टिक लेड है। एक्सपोर्टर्स में हम कुछ सेगमेंट में एक्सपोर्ट करते हैं जैसे कि आईटी हो गया, वो ऑलरेडी अच्छा नहीं कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं मैं Q4 में बहुत सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नंबर्स नहीं देखूंगा, एंड आगे जाके भी मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा नंबर्स अलग दिखने वाले हैं। अच्छी चीज ये थी Q3 की, आफ्टर 7 क्वार्टर्स आपको जो प्रॉफिट ग्रोथ थी 9%, दिस इज इन निफ्टी एंड एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल्स, वो 7 क्वार्टर के बाद में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ दी। इनफैक्ट जब आप पूरे साल की अर्निंग ग्रोथ की बात करते हैं तो 5 से 8% की अर्निंग ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी, 9% की अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से डेफिनेटली बेटर है। एंड आगे जाके मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो अर्निंग ग्रोथ है FY 27-28 में आपको 14-15% तक हो जाएगी, बिकॉज उसमें कुछ कुछ जो बड़े सेक्टर्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल हो गया ना, ये करीब 37% कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी में। Q4 एक ऐसा क्वार्टर होगा जहां पे आप थोड़ा मार्जिन का एनआईएम का प्रेशर देख सकते हैं, बिकॉज आरबीआई ने दिसंबर में रेट कट किया था। बट FY 27 ऑनवर्ड्स लार्जली एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे आपको मिड टीन काइंड ऑफ ग्रोथ दिख सकती है, बिकॉज जो असेट क्वालिटी है वो तो लार्जली इंटैक्ट है। जो कमेंट्री अब तक ये थी कि रिटेल लेड ग्रोथ आ रही थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी ब्रॉडन हो रही है। आपको कॉर्पोरेट साइड में, वर्किंग कैपिटल साइड में थोड़ा जो लोन की रिक्वायरमेंट है वहां पे बढ़ रही है। प्लस ओवरऑल सेंस ये है कि जो जैसे कि आपने जीएसटी कट देखा ऑटो जैसे सेक्टर में, ऑटो में आप चाहे ऑटो ओईएम्स पकड़ लीजिए, एंसिलरीज पकड़ लीजिए, सभी ने इस क्वार्टर में कैपेक्स अनाउंस किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको ओवरऑल जो कैपेक्स का साइकिल है वो भी थोड़ा बेटर हो रहा है। एंड प्लस आपकी जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील अगर अगर 3-4 महीने में क्लोज हो जाती है तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये आपको और बेहतर आउटलुक प्रोवाइड करेगा। सो मुझे लगता है कि आपके जो नंबर्स हैं या अर्निंग ग्रोथ है वो अगले साल में और बेहतर होते जाएंगे, जो कि हमने पिछले 1-1.5 साल में म्यूटेड नंबर्स ही देखे हैं। तो अर्निंग वाइज वो आई थिंक सबसे बड़ा कंफर्ट रहने वाला है मार्केट। जी। लेकिन पंकज जी, यहाँ पे अगर कच्चे तेल के दाम इसी तरह से ऊपर बने रहे और ख़ासतौर पे $100 के ऊपर बने रहे, अगर 150 की तरफ ना भी जाएँ तो भी ये स्तर ऐसे हैं जो आपकी अर्थव्यवस्था पे चौतरफा दबाव डालेंगे। लगभग हर सेक्टर पे कहीं न कहीं लागतों में वृद्धि के रूप में, इनपुट कॉस्ट बढ़ने के रूप में हमें इसका असर दिख सकता है। एक तर्क ये हो सकता है कि ठीक है, घरेलू बाज़ार में पेट्रोल डीज़ल के दाम सरकार नहीं बढ़ने देगी, स्थिर रखेगी, तो एक तुरंत उसका सीधा असर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था तो हम जानते हैं, उस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो असर आता ही है अगर आप कच्चा तेल महँगा मँगा रहे हैं तो। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजीव जी। आई थिंक जो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कितने टाइम चलने वाला है, एंड जिसका वजह से हम मार्केट में इम्पैक्ट देख सकते हैं। आई थिंक उसका जवाब अभी फिलहाल किसी के पास में नहीं है, बट जहां तक मैं उम्मीद करता हूँ, अगर मैं रशिया यूक्रेन की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट जो था करीब 22-23 वीक चला था। एंड यस, आपको अलग अलग सेक्टर में दिखेगा। अभी जैसे ऑटो सेक्टर की अगर आप बात करें तो ऑटो सेक्टर में भले अगर आपका जो डोमेस्टिक ग्रोथ थी वो भी अच्छी थी, एंड आपकी जो एक्सपोर्ट ग्रोथ थी वो भी अच्छी थी। प्लस जैसे मैंने बताया कि आपका जो ओवरऑल केपेक्स साइकिल है बीएफएसआई साइड में, कहीं ना कहीं ओवरऑल वहां पे आपको बेहतर ग्रोथ निकल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप ऐसा सिनेरियो बिल्ड करते हैं कि भाई आगे जाके बिकॉज ऑफ हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस आपके इन्फ्लेशन नंबर ऊपर आते हैं, तो नंबर वाइज अगर आप बीएफएसआई का देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक पॉजिटिव रब ऑफ आ सकता है, बिकॉज आपके जो लेंडिंग रेट्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे और डिपॉजिट रेट थोड़े लैग से कम होंगे, तो उनकी मार्जिन प्रोफाइल बेटर हो जाएगी। सिमिलरली ऑयल एंड गैस सेक्टर की अर्निंग रिलेटिवली बेहतर हो सकती है। हमने जीआरएम्स ऑलरेडी देखे हैं कि कंपेयर टू लास्ट ईयर अच्छे हुए हैं, और अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चलते हैं या डेवलपमेंट चलते हैं तो कहीं ना कहीं इवन ऑयल एंड गैस सेक्टर जो भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी के अर्निंग्स को, वहां पे आ सकता है। तो आपको कुछ कुछ जगह डेफिनेटली नेगेटिव होगा, बट जैसे मैंने हाईलाइट किया कुछ जगह आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट भी उसका नजर आ सकता है।